सबसे पहले देवनाथ साहब आपके पास ये ट्वीट क्या कहता है, ये पोस्ट आज सुबह 5 तारीख को, 3 तारीख को किसी के घर में घुसकर राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा ले जाना, उसके बाद पोस्ट करके ये कहना कि हमने वो कर दिखाया, तमाम तरीके की बातें, और अब फिर ये ट्वीट क्या कहता है सर? अदिति, मैं जो कहूँगा एज ए फौजी कहूँगा, ये ट्वीट जो है बहुत ही हास्यास्पद है, मुझे लगता है गुदगुदी कर रहा है, और ये मीठा मीठा बोल नहीं है। हमें समझना चाहिए इसके पीछे एक कड़वाई छुपी हुई है, शुगर कोटेड बिटर पिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेता दिया है कि 50% टैरिफ से 75% जाएंगे। भारत को अगला कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। सर शुगर कोटेड तो अब उनका कुछ नहीं रहता, ही इज अ गुड मैन के साथ साथ वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं। मैं अपने आगे के राउंड में इस पर बात करूंगी कि ये 75% होगा। इस बीच में हम ये बार बार बात कर रहे थे कि हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, लेकिन सबसे पहला मूल मुद्दा, भव्या जी, रात के 3 बजे सुबह 3 तारीख को सुबह अमेरिका स्वयंभू ये सोचता है, जो कि वो 1920 के बाद से जो तमाम पूरी टाइमलाइन है, वो ये सोचता है कि मैं एक देश के राष्ट्रपति को उठा लाऊंगा, और उसके बाद फिर वो ट्वीट करके ये भी कहता है कि मैंने जो किया, क्योंकि वो ड्रग कार्टेल है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगी, और इसके पीछे की वजह। देखिए, पीछे की वजह तो अगर नेटशेल में देखेंगे तो ऑयल तो है, वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवन ऑयल रिजर्व है। हाँ। दूसरा रेयर मिनरल्स भी हैं, जिस पर चाइना बहुत प्रोग्रेस कर रहा था। चाइना का वेनेजुएला में काफ़ी इंटरेस्ट है, और ऑयल से पीछे ज़्यादा रेयर मिनरल्स की तरफ चाइना का टारगेट था। और यूएस ने अभी डिसाइसिवली लास्ट ईयर डिक्लेयर भी किया था कि वो लोग रेयर मिनरल की तरफ अपना फोकस लेके जा रहे हैं। तो ऑयल तो एक अपेरेंट स्टोरी है, पर रेयर मिनरल्स को कंट्रोल करने का जो एक वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसमें यूएस ने एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री एक तरीके से लिया है। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि किस करवट उठ बैठता है। अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल मूव तो किया है, और फिलहाल वेनेजुएला में लोकल भी एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, पर लॉन्ग रन में कितना ऑपोजिशन आता है इस मूव के अगेंस्ट, क्योंकि अभी अगर देखें तो मदुरो के से लोकल जनता काफ़ी खुश नहीं थी, तो वहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जो 20 साल से वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, मचार्डो को भी इग्नोर कर दिया है ट्रंप ने, तो उनको भी तो लेकर आ नहीं रहे हैं। और अगर ट्रंप ने जो कहा है, नार्को टेररिज्म, कोकेन टेररिज्म, ड्रग कार्टल्स एक्चुअली अगर वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और अब वो कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया के ड्रग कार्टल, वेनेजुएला के ड्रग कार्टल, क्यूबा के ड्रग कार्टल जब इकट्ठे रिटेलिएट करेंगे, तो ये कंट्रोल कितना रह पाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि यूएस वेनेजुएला के रिसोर्सेज को कितना कंट्रोल कर पाएगा। और अगर कंट्रोल कर पाता है तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म का तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेनेजुएला अभी इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बचा नहीं था। 20 साल से उस पर सैंक्शंस लगे हुए थे, तो अभी 6 लाख से 8 लाख बैरल प्रतिदिन की प्रोडक्शन है। 80% उसमें से चाइना खरीद रहा था, और तब भी चाइना का 4% ऑयल इंपोर्ट है वेनेजुएला से, तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था। तो अभी तो अगर 10 साल में यूएस को बहुत पैसा पंप करना पड़ेगा, वहाँ ऑयल रिग्स खड़े करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग इक्विपमेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। आपकी इस जवाब में बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं, पर सबसे पहला सवाल कि जब चुनावी रैली थी तब ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये बहुत आम सवाल है लेकिन मेरे दर्शकों को ये डिस्टर्ब करता है ये सवाल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चुनावी रैली में कहा कि ओनली पीस की बात कही, उसके बाद यहाँ तक कि वो पूरे तो टाइमलाइन तो है ही, जैसे ही 31 दिसंबर आया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने वापस पीस की बात कही। और उस बीच में आप देखिए कि उन्होंने कम से कम 65 बार सर इस बात का दावा किया, जिसको अब भारत इग्नोर करने लगा था, कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की वॉर रुकवाई। इस बीच में वो ईरान को धमकी देते रहे, ईरान पे अटैक कर दिया। इस बीच में उन्होंने रशिया को इतनी बार लोकतंत्र की दुहाई देते हुए धमकी दी, न्याय की बात करते हुए, और ये कहा कि तरीका होना चाहिए, नियमों की बात करी, और फिर नियमों की धज्जियां 3 को एक बार फिर उड़ाई। सर ये इंटरनेशनल वायलेशन की लिमिट है, इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इसको अलग अलग स्तर पर देख सकते हैं। एक तो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय, एक और सवाल कि कब तक सिर्फ देखते ही रहेंगे सर?
चूँकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और उसके राष्ट्रपति का रुझान इस तरह से आक्रामक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोई भी दूसरा राष्ट्र उनसे सीधा टक्कर नहीं लेना चाहता। चाहे वो रूस हो, उन्होंने उसका क्रिटिसाइज़ किया है, चीन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, यूरोपीय देशों ने उसको बड़े परोक्ष रूप से कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया कि किसके साथ गलत हुआ या क्या गलत हुआ या ये ऑपरेशन गलत था। ऐसा यूरोपीय देश के उनके अपने जो हिस्से साझेदार हैं वो भी नहीं कह रहे। तो मोटे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आ रहा है कि ढांचा लगातार जिन मापदंडों पे, जिन मौलिक मूल्यों पर बना हुआ था पिछले 80 साल से, वो अब जर्जर होता नज़र आता है। और उसमें एक बहुत बड़ा इसको हादसा या चोट कह सकते हैं कि जिस तरह से इस ऑपरेशन की वजह से लगी है। पर जो बड़ी चिंता का विषय है वो ये कि क्या इस ऑपरेशन से वेनेजुएला में जो चिंताएं राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उनको सुलझाया जाएगा या नहीं सुलझाया जाएगा। जैसे चाहे वो फेंटनिल या कोकेन की बात करें, तो यदि वो मानते रहे आज तक कि पूरी सरकार और पूरी सेना, पुलिस उसमें घुसी हुई है उस व्यापार में, तो आज केवल 2 लोगों को वहाँ से उठा लेना, प्रेसिडेंट मदुरो को, उनकी पत्नी को, उससे अभी तो पूरी सरकार बनी हुई है वहाँ। सेना ने भी समर्थन किया है, वाइस प्रेसिडेंट जो डेल्सी रॉड्रिगस अभी बनी है प्रेसिडेंट, उनका समर्थन सेना ने कर दिया है, मंत्रिमंडल सारा वहीं है। तो उसको भी धमकी दी है राष्ट्रपति ट्रंप ने, कहा कि यदि वो उनकी बात नहीं मानेंगी तो उनको और भी ज़्यादा उनका हश्र जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि ड्रग ट्रेड यदि है तो वो उसके ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अस्थिरता के और डर के, खौफ के आसार लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे खुद कहा, इसका असर न केवल कोलंबिया या क्यूबा पर ईरान पर भी होगा, सभी देशों पर होगा कि यदि इस तरह की धमकी राष्ट्रपति ट्रंप देते हैं, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर हो या कोई दूसरी तरह की धमकी हो, उसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। और यदि इस तरह की अस्थिरता बनती है वेनेजुएला में, तो ये तो वहाँ के हिंसा करने वाले या ड्रग बेचने वाले कार्टेल्स के लिए और भी अच्छा है। तो ये चीज़ों का समाधान इसमें नहीं है। और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, संस्थान हैं, मूल्य हैं, उनसे हटते रहे राष्ट्रपति ट्रंप, और आज उनको पूरी तरह से नकारते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे 2 स्तर पर चिंता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो मूल्य थे वो अचानक बदलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, लगातार इस हादसे के बाद जैसे आसार नज़र आ रहे हैं, अस्थिरता लगातार बनी रहेगी वेनेजुएला में और उसके पड़ोस में भी होगी। और क्या राष्ट्र आज भी उन मौलिक मूल्यों को, जैसे मान लीजिए संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, सीमाओं के अंदर क्षेत्र की अखंडता को माना जाना चाहिए,